हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बाकी बचा हुआ पार्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का देखते हैं। सो हम लोग एक बार थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक कंपटीशन है जिसमें देयर आर 4 डिफरेंट फंक्शंस ऑब्जर्व्ड एंड हमें क्या बताना है कि इन सब फंक्शंस में से सबसे एफिशिएंट फंक्शन कौन सा है। तो एक सिंपल लूप है ना। इसमें क्या है, आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है और एक एक करके बढ़ रहा है। इसमें दूसरा लूप है जहाँ पे सिंपली वही 0 से एन तक जा रहा है आई, और आई इस बार लेकिन दो दो होते बढ़ते जा रहा है। पिछली बार एक एक बढ़ रहा था, इस वाले में दो दो बढ़ रहा है। थर्ड वाले केस में आप देखिए, तो इस केस में वापस से हम 1 से एन तक जा रहे हैं, लेकिन इस बार आई जो है वो डबल होते जा रहा है। तो क्लियरली हमें याद है कि ये लीनियर है, तो ये एन होगा। ये एन बाई टू है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स में, लेकिन हम लोग टू को इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन ही है। और ये जो है, इसमें आई डबल होते जा रहा है, तो हमने पिछली बार देखा था कि ये लॉग एन होता है। और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए आई हाफ होते जा रहा है, तो ये भी लॉग एन जैसा लग रहा है ना। बट इस केस में ये एक ट्विस्ट है, आई एन से स्टार्ट हो रहा है और आई ग्रेटर देन -1 है। आपको आप ये सोचिए, अगर मैं एन से स्टार्ट कर रहा हूँ और एन को डिवाइड करते जा रहा हूँ 2 से, तो क्या मैं कभी -1 पे पहुंचूंगा? मैं एक बार ये रन करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको याद ही होगा, पिछले बार हमने बात किया था सी प्लस प्लस में ये डिफाइंड था। तो सी प्लस प्लस में यहाँ पे हाफ का मतलब ट्रिम करना होता था, है ना। यानी अगर मुझे 7 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्चुअली 3.5 मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर वाला फॉर्मेट रख रखा है, तो वो 0.5 को हम लोग इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे कि 7/2 कितना होता है, 3। तो उसके वजह से क्या होगा, ये ट्रिम होता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए, ये क्या हो रहा है, जीरो पे अटक जा रहा है। 10 5 2.5 की जगह 2, देन 1, उसके बाद 0 0 0 0। आप देख रहे हैं कभी -1 में पहुंचेगा क्या? भाई जीरो को तुम कितनी बार भी डिवाइड कर लो 2 से, कभी -1 तो नहीं पहुंच सकता है। तो ये क्या है, ये जो लूप है ये तो इनफाइनाइट लूप है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अपने पास एक इनफाइनाइट लूप है जो कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इन्फिनिट हो गया। दो लूप्स है जो ऑर्डर ऑफ एन पे काम कर रहे हैं, और एक है जो ऑर्डर ऑफ लॉग एन पे है। तो सबसे एफिशिएंट कौन सा होगा, तो सिंपली जो लॉग एन है, यानी ऑप्शन सी। सो मैं इसको मार्क करता हूँ, एंड यू सी दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो जाए, तब इनमें से कौन सा फंक्शन है तब भी उस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जो एन स्क्वायर का ग्राफ होगा उसको ये पार कर जाए। तो अपने पास एक है जो एन की स्पीड से ग्रो कर रहा है ना, यानी ये लीनियरली ग्रो कर रहा है। भले ये पहला कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, 15 बहुत बड़ा नंबर है, बट फिर भी अगर मान लो मैं एन को बहुत बहुत बड़ा रख लेता हूँ, 10 पावर ऑफ 24 पे, तो आप सोचो तब ये बड़ा होगा या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बड़ा होगा। तो आप देख रहे हो कैसे ये छोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास टू द पावर 1.98 है, तो 1.98 तो हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से छोटा ही होगा, अनलेस अपन 1 से नीचे है। लेकिन हम बड़े एन के लिए सोच रहे हैं, तो बड़े एन के लिए तो यार वापस से ये भी नीचे ही रहेगा। अब ये क्या है, ये है एन क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये तो ये कितना होता है, एन टू द पावर 2.5। तो 2.5 तो क्लियरली 2 से बड़ा है, तो ये तो हमेशा उस बाउंड से बाहर रहेगा। एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, वापस से ये लीनियर है, क्योंकि 2 पावर 20 इंटू एन है। तो ये और ये तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में है। ये हमने देखा है ये इससे छोटा होगा, तो क्या बचता है अपने पास, एन टू द पावर 2.5। तो देखिए यही एक्सपेक्टेड आंसर है। आप ये डेसिमल्स में प्लॉट करके भी देख सकते हो, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, सो हमें इन फंक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में रखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो हो गया 2 पावर एन, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़े, जैसे जैसे एन बढ़ेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा 2 पावर एन। उसके बाद एन टू द पावर 3/2 हो गया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के स्पीड से बढ़ रहा है। फिर अपने पास बचता है एन लॉग एन एंड एन टू द पावर लॉग एन। तो अब एन लॉग एन में क्या हो रहा है, लॉग एन मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें ये रेस टू द पावर है, तो क्लियरली ये ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा, है ना।
तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट जो होगा वो होगा F1, फिर F2, फिर F4, फिर F3, बता दिया। इंक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा, तो F3, F4, फिर F2, फिर F1, तो F3, F2, F4 एंड F1। सो देखिए दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला। सो इसमें हमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने बोला है, तो मैंने इसका पाइथन का वर्जन यहाँ पे लिख रखा था। तो एक जे हमने डिफाइन कर रखा है, एक यहाँ पे अरे है जो इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है, बट ये अरे होता है। ये भी एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होता है इस तरीके से, और आप एक एक करके इनको एक्सेस कर सकते हो। और एन जो है सिंपली वो उसका लेंथ है, और पहला एक लूप चल रहा है जो शुरुआत से एंड तक जा रहा है, और जो दूसरा लूप है उसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि जब भी हमें ऐसा कंडीशन मिलता है तब तक जे को बढ़ाना है। तो अब देख रहे हो इस कंडीशन में जे क्या हर बार आई के लिए चेंज हो रहा है, तो नहीं। और आप यहाँ पे ये भी देख लो, प्रिंट स्टेटमेंट भी देख लो, पहली बार आई प्रिंट हुआ 0 पे, लेकिन जे प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि अपन इस लूप में घुसे नहीं थे, क्योंकि जे 0 था और आई भी 0 था, तो 1 तो 1 के बराबर है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आई 1 पे पहुंचा और जे 0 था, तब हम इस लूप के अंदर गए और हमें जे इक्वल टू 1 प्रिंट करके मिला, क्योंकि जे यहाँ पे बढ़ गया था एक। बट फिर वापस से कंडीशन आ गई कि आई और जे बराबर हो गए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट देखिए क्या है, 1 और 1, तो वापस से लूप टूट जाएगा, एंड देन विल कंटिन्यू ऑन। तो आप देख रहे हो वर्स्ट के सिनेरियो में भी क्या हो सकता है, जे जो है बढ़ बढ़ के एन तक पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद जे काम नहीं करेगा, और आई जो है वो तो ऑटोमेटिकली चल ही रहेगी करके। तो आप ये देखिए एट मोस्ट क्या हो सकता है कि ये 1 से एन तक जाए और ये भी 1 से एन तक जाए, तो ये ऑर्डर ऑफ एन ही है ना, क्योंकि जे ये एन टाइम्स इंक्रीमेंट होकर जा रहा है और ये भी एन टाइम्स जा रहा है। और आप ये देखिए अगर मैं यहाँ पे जे इक्वल टू 0 डिफाइन करता, तब क्या हो रहा होता कि हम लोग हर बार जे को रीसेट कर रहे होते हैं, तो हो सकता था कोई चांस हो कि ये लूप जो है हर बार आई के लिए चलते जाए। बट इस केस में क्या है, ये तो है नहीं, जे बाहर डिफाइंड है, तो जो आगे चला गया जे वो तो आगे चला गया, तो ये बस एक ही बार लूप करेगा पूरे अरे में, हेंस ये बस एन स्टेप्स ही चल रहा है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो जाएगी, आई के लिए एन और जे के लिए एन, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2n, जो कितना होता है एन के बराबर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन को मार्क कर रखा है, एंड यू सी दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। अब चलते हैं इस वाले पार्ट में, ये रिकर्शन वाला पार्ट है। सो अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी आए तो ऐसे बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे वापस से। तो इस केस में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, इतना ध्यान नहीं देना है। अब बस आप ये देख लीजिए कि इस केस में हमें ये बोला है कि एक स्टार्ट कहाँ से करना है हमें सर्च करना, एंड कहाँ करना है सर्च करना। हमें एक वैल्यू दी गई है के, और एक अरे जो यहाँ पे वेक्टर के नाम से है। वेक्टर और अरे सिमिलर ही होता है, बस अरे का साइज फिक्स होता है, वेक्टर का साइज फिक्स नहीं होता है। इनके साथ हमें बोला है कि अगर स्टार्ट एंड से आगे चला जाए तब तो सेंस ही नहीं करता है ना, तो आप इस फंक्शन को मत चलाओ। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, मीन वैल्यू ले लो स्टार्ट और एंड की, यानी बीच में आ जाओ और चेक करो कि क्या चल रहा है। अगर अपना जो वैल्यू है, बीच वाले जो वैल्यू है वो गिवन के वैल्यू से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ सर्च करेंगे, मिड को एक बढ़ा देंगे और बोलेंगे कि यार इससे पीछे तो वैल्यू नहीं है, इसके आगे वैल्यू ढूंढ के दिखाओ। सेम गोस कि अगर वो के से बड़ा है तो फिर पीछे ढूंढो। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट को तो स्टार्ट रखा है, लेकिन जो एंड है वो मैंने चेंज कर दिया मिड -1 पे। और अगर मुझे वैल्यू मिल रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप पीछे सर्च करो और वैल्यूज है कि नहीं है, और आगे भी सर्च करो वैल्यूज है कि नहीं है। तो इस केस में वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो ये समझने के लिए हमें काम करते हैं, नोट्स पे चलते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक केस ले रखा है। अब यहाँ पे ये देखिए, एक वेक्टर है ये, यानी अरे ही है, जो सबके सब वन से भरे हुए हैं। और यहाँ पे मैं के को ले लेता हूँ वन। अब क्या होगा, इनिशियली स्टार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड की वैल्यू हो जाएगी लास्ट वाली वैल्यू, यानी 5। तो आप ये देखिए, अपन पहले लेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। 5 प्लस 0/2 कितना होता है, 2.5। और अपन बोलते हैं कि सी प्लस प्लस ट्रिम कर देता है, तो अपन 2 लेंगे। तो 0 1 2 3 4 5। तो अपन को देखते हैं कि जीरो वाला जो सेकंड वाला वैल्यू है वो तो 1 के बराबर है। तो अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट में सर्च करो। तो मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे दो वैल्यूज़ है। और मैंने राइट साइड को भी तोड़ दिया, यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ है। अब मैं यहाँ पे वापस से सर्च कॉल करूँगा। यहाँ पे सर्च में क्या होगा, के की वैल्यू 1 रहेगी, स्टार्ट 0 था, और एंड क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू मिला है तो हम क्या बोल रहे थे, मिड -1, यानी एंड 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, के जो 1 होगा, स्टार्ट जो होगा इस केस में वो मिड +1 था, फंक्शन आपको ध्यान हो तो मिड +1 था। तो ये कितना हो जाएगा, 3। और एंड जो था वो पिछले वाले फंक्शन में जो था वही है, यानी 5। तो इस केस में वापस सर्च करेंगे अपन। इन दोनों में सर्च जब होगा तब अपन को क्या मिलेगा, ये एक 0, एंड देन अपन इस वाले में सर्च करेंगे, एंड देन ये वाली वैल्यू। सेम केस में यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू मिली हमें, हम इस अरे को वापस स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, एंड देन इसमें इसमें सर्च करेंगे। तो आप देख रहे हो, टोटल मिला के हम कितना वर्स्ट के सिनेरियो पे जा सकते हैं, उतनी बार जितनी बार एलिमेंट मिल रहा हो हमें। और वो कितनी बार होगा, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो के भरे हो अपने अरे में। और उस केस में भी हम कितनी बार सर्च करेंगे, जितना टोटल लेंथ है। यानी अगर n एलिमेंट्स है तो हम n बार सर्च करेंगे। तो यानी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। आप ये देखिए, काउंट भी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कितने सर्कल्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 6। तो क्लियर है कि यहाँ पे 6 ऑर्डर ऑफ n क्यों हो जाएगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ आंसर ऑर्डर ऑफ n। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n को मार्क करता हूँ, एंड सी दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझेंगे इसको, पर ट्राई करिएगा ध्यान देने का। इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, जो है वेक्टर ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम 2D मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। और एक रो दिया हुआ है और एक कॉलम नंबर दिया हुआ है। रो नंबर और कॉलम नंबर अगर अपन को मिल जाए तो अपन क्या बोलेंगे, अपन मैट्रिक्स में अपना पोजीशन अपन को पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो कैपिटल आर के बराबर है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कैपिटल सी के बराबर है। और अपन को बोला गया है कि अगर अपन का जो रो नंबर है वो टोटल नंबर रो से ज़्यादा है, बराबर है, या फिर जो कॉलम नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, उससे बड़ा है, तो हम आगे सर्च नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। और अगर अपन का रो नंबर लास्ट वाले रो पे है, और अपना उसके साथ साथ ये जो डबल एंड है, इसका मतलब होता है एंड। और जो डबल ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब होता है और। तो यहाँ पे और कंडीशन थी, तो इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो अपन बोल रहे थे कि यार आगे मत बढ़ो। और वो सेंस भी करता है ना, क्योंकि अपना रो नंबर भी बाहर निकल जाए या फिर कॉलम नंबर भी बाहर निकल जाए, अपन कहाँ लैंड करेंगे, अपन तो मैट्रिक्स के बाहर हो गए। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अपन को बोल रहा है कि जो अपना रो नंबर है वो लास्ट रो पे है, और उसके साथ साथ जो अपना कॉलम नंबर है वो लास्ट कॉलम पे है, यानी अपन पूरे 2D मैट्रिक्स से कोने पे आ गए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अपन को बोल रहा है कि अभी सर्च करना बंद कर दो, रिटर्न कर दो 0, यानी हम और फंक्शन को नहीं चलाएंगे। बट अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू है, मतलब आपने जो मैट्रिक्स जिस पोजीशन में हम लोग वहां पे, उसके साथ प्लस करो मिनिमम ऑफ इन दोनों के वैल्यूज। तो इन दोनों वैल्यूज में क्या हो रहा है, हम अपन सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक बार रो को बढ़ा के और एक बार कॉलम को बढ़ा के। तो एक बार देखते हैं कि इस केस में वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो रहा होगा। तो एक बार नोट्स पे चलते हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं।
तो मान लो अपने पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी अपन 3 पे पहुंचेंगे, अपना R अगर 3 हो जाए या फिर अगर C जो है वो 3 हो जाए तो अपन सर्च करना बंद कर देंगे। और अगर अपना R 2 हो जाए और उसके साथ साथ C भी 2 हो जाए तो भी अपन सर्च करना बंद कर देंगे, है ना। तो अपन देखते हैं कि एक बार क्या हो सकता है इस केस में। मान लो हम 0 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। आइधर हम लोग अपना जो कोड है वो क्या बोल रहा है, आइधर रो को बढ़ा लो एक बार या कॉलम को बढ़ा लो एक बार। तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे उससे। एंड देन इट सेम गोज ऑन। आप देख रहे हो एक ऐसा ग्राफ बन रहा है जो हमेशा 2 2 में स्प्लिट होते जा रहा है। यहाँ पे 2 हो रहा है, फिर जो नेक्स्ट है वहाँ पे ये दोनों स्प्लिट हो रहे हैं तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हो रहे हैं, फिर स्प्लिट हो रहा है तो 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं, एंड सो ऑन। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कुछ तो 2 पावर में चल रही है चीज़ें। तो 2 पावर में क्या हो सकता है, इधर रो बढ़ रहा है या फिर कॉलम बढ़ रहा है। तो टोटल क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 to the power r+c। तो हम देखते हैं एक बार कि क्या ये अपने पास ऑप्शन में है। तो ये अपने पास ऑप्शन में है, 2 to the power r+c। तो अपन मार्क करके देखते हैं। तो ये देखिए, दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर। एक बार आप ग्राफ बना के देखिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर इसको बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ। सो इन दैट केस आपको हिंट मिलना चाहिए कि कुछ तो 2 पावर में आंसर होगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है, इधर अपन सारे के सारे आर कवर करें और उसके से फंक्शन रुक जा रहा है, या फिर हम लोग सारे के सारे सी कवर करें। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, r+c। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे ये प्रॉब्लम वापस देखेंगे। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सेम प्रॉब्लम है बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू है उसको याद कर ले रहे हैं यहाँ पे। और एक और यहाँ पे कंडीशन डाल रखी है कि अगर हमें वो वैल्यू नहीं पता है तब अपन सर्च करेंगे, अदरवाइज अपन सर्च नहीं करेंगे। तो इस केस में सिंपल सी बात है भाई, 2 power r+c अपन इस बार नहीं जाएंगे ना, क्योंकि जब भी अपन कोई विजिटेड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, अपन ये बोलेंगे चेक करो वो याद है कि नहीं है। तो आप ये ग्राफ देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा। जब अपन यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 0 में मिल गया, 1 1 हमें मिल गया, है ना। तो जब अपन इस साइड ट्रैवल करेंगे और यहाँ से हम 1 1 पे लैंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे हमने यहाँ पे 1 1 देख रखा है। तो सिंपली इस चीज को करना ही नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे थी उसी को यहाँ पे भी डाल दो एंड रिटर्न कर दो। तो अब देख रहे हो इससे प्लॉट छोटा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो किसके बराबर होगा, हम लोग का अगर ये अपना 3x3 ग्रिड है तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल करना, अपन को इसका इसका आंसर पता चल गया, एंड देन सो ऑन। ऐसे ही अपन एक एक बार सब के सब पॉइंट को विजिट कर जाएंगे। तो आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ कितना पॉसिबिलिटीज है, r×c, है ना। उससे ज़्यादा हम घूमेंगे नहीं यहाँ पे। तो इस केस में अपना आंसर क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ r×c। क्योंकि जो भी ऐसा अनविजिटेड, पहले क्या हो रहा था कि अपन रो कॉमा कॉलम पे अपन लैंड कर रहे थे तो अपन बोल रहे थे रुको अपन एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ। बट इस केस पे अपन बोल रहे हैं कि अगर अपन वहां पे लैंड कर चुके तो मुझे वापस से ये घूमने की जरूरत नहीं है। मैं पिछली बार जो मेरा आंसर आया था वही आंसर आएगा, मुझे पता है, तो मैं 2 बार क्यों घूमूं। हेंस इसी के वजह से हमें सारे के सारे ग्रेड एक बार ट्रेवल करने पे अपना आंसर मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर है, और अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई बात नहीं। सिमिलर थिंग हमने अभी रिकर्शन पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, डिफिकल्टी हो सकती है समझने में। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग अब अरे एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अपन का अरे का टॉपिक स्ट्रांग हो। अभी हम लोग धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे और हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली स्ट्रांग करेंगे ताकि हमारा डीएसए का टोटल एक अच्छा फाउंडेशन बन जाए। और यहाँ पे भले अपन ने अरे को ऐसे ऊपर ऊपर देखा है एंड अपन ने वैसे ही रिकर्शन को भी ऊपर ऊपर से देखा है, बट बाद में आप देखिए, आप इंडिविजुअली ये जब टॉपिक सॉल्व करेंगे
तब आपको इनका एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि ये सब काम कैसे करता है. सो स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट अ रेस.